नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्या जी के में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए हम लोग का क्लास चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। क्या ये एग्जाम में बहुत ही जो है टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में नॉलेज की भी दृष्टि से। यदि आपको एग्जाम नहीं देना है ना, फिर भी आपको इस टॉपिक से नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है। रीजन कि देखिए आगे क्या होता है। देखिए मौलिक अधिकार यानी जो पिछला क्लास में कल हम लोग कर चुके हैं, मौलिक अधिकार का बेसिक जानकारी। इसका मतलब कि मौलिक अधिकार जितना बेसिक जानकारी है ना, वो आपको हम पिछला वीडियो में करा चुके हैं और उस बेसिक जानकारी से लगभग 50% क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में उसे आते हैं। तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मौलिक अधिकार पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए एक बार। ये आज चलेगा मौलिक अधिकार पार्ट 2, यानी जो मौलिक अधिकार बेसिक जानकारी था वो पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूं, उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। और आज जो करते हैं पार्ट 2, यानी इसमें अनुच्छेद, हर अनुच्छेद बाय अनुच्छेद बताएंगे और अच्छा से इसको डिफाइन करेंगे कि हम लोग आखिर क्या मौलिक अधिकार दिया गया है, एक पब्लिक को क्या जीने की स्वतंत्रता है, क्या संविधान में वर्णन किया गया है, टोटल बात को हम लोग आज देखेंगे। तो ठीक है, चलते अपना क्लास की तरफ। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे पिछला वीडियो मौलिक अधिकार पार्ट 1, तो उसको एक बार पक्का देखिएगा ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से न छूट पाए। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार पार्ट 2, यानी इसमें हर अनुच्छेद को अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पीछे जाकर के। देखिए, तो पीछे मैंने क्या बताया था, कोई पूछ ले कि मौलिक अधिकार का जननी किस देश को कहते हैं, तो ब्रिटेन को। क्यों भाई? क्योंकि पहली बार ब्रिटेन से ही इसका स्टार्ट हुआ था। लिखित रूप से कहाँ स्टार्ट हुआ? तो अमेरिका में। और हमारा मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। क्लियर है? अब तो कोई पूछ रहे कि मूल संविधान में कितनी प्रकार की मौलिक अधिकार है, तो 7 प्रकार का। लेकिन अभी में कितना है? 6 प्रकार का। एक कहा गया तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, क्योंकि कल मैं पूरा अच्छा से डिफाइन किया था। तो आज भी पूरा अच्छा से देखेंगे। तो कोई पूछेगा मौलिक अधिकार का जनक नहीं था ब्रिटेन। सब पहली पॉइंट, मौलिक अधिकार की शुरुआत सबसे पहले विश्व में कहा हुआ? तो ब्रिटेन में। लिखित रूप से अमेरिका। भारत कहां से लाया? तो यही अमेरिका देश से संविधान को लाया गया है। कोई पूछ दे कि इसका वर्णन कहाँ है संविधान में, तो वर्णन पूछे तो इसका वर्णन भाग 3 अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से 35, यानी मौलिक अधिकार वर्णन भाग 3 संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में किया गया है। क्लियर? तो चलते हैं आज का टॉपिक की तरफ। दोस्त, हमारा जितने प्रकार का अधिकार दिया गया है ना, तो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि हमारा पर जो अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आने पे हमारा अधिकार निलंबित हो सकता है और जो अधिकार है इसमें प्रतिबंध भी लग सकता है। कैसे होते समझाइए। कोई पूछेगा कि क्या निलंबित हो सकता है, तो निलंबित जी बिल्कुल हो सकता है। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। निलंबित क्या होता है इस समझाने एग्जाम्पल लेकर के। हमारा देश में किसी कारण से आपातकाल लग गया, धारा 144 कर्फ्यू लगी हुई है, तो आपकी बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, संगठन करने का स्वतंत्रता है। तो क्या आपातकाल की स्थिति में जो कर्फ्यू लगी हुई है, तो क्या बोलिए कि हमको घूमने का स्वतंत्रता है, कहीं जाएंगे, संगठन करेंगे, भाषण देंगे, नहीं कर सकते हैं ना। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति साहब जो है आपका अधिकार को निलंबित कर सकते हैं उस कंडीशन में। तो कोई बोलेगा क्या मौलिक अधिकार कभी निलंबित होगा? जी होगा। ऐसा आपातकाल स्थिति में कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। दूसरी पॉइंट, क्या क्या मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लग सकता है? जी लग सकता है। कौन लगाएगा? संसद लगाएगा। कैसे लगाएगा? तो देखिए, हमारे देश संविधान में कितने प्रकार का मौलिक अधिकार था? 7 प्रकार का। एक, लेकिन अभी कितना है? 6 प्रकार का। तो एक का क्या हो गया? तो कानून जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। संसद ने क्या प्रतिबंध लगा दिया कानून संपत्ति का अधिकार पर। क्यों हटा दिया भाई? क्योंकि हमारा जो देश में विकास हो रहा था, रेलवे लाइन निकालना है, सड़क निकालना है, तो संपत्ति का अधिकार था, अपना जमीन लोग नहीं दे रहा था। तो हमारे देश में विकास होने में बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम होती है। कैसे विकास होगा? अब कोई बताइए, रेलवे ट्रैक निकालना है और आपका जमीन आगे बोले मैं जमीन नहीं दूंगा, इधर से मत निकालो, तो सरकार का अपना जमीन है नहीं, तो क्या करेगा? विकास में बाधा होता था। इस संपत्ति को हटा दिया, यानी उसमें प्रतिबंध लगा दिया। तो संसद क्या प्रतिबंध लगा सकता है उस कंडीशन में। रक्षक की बात करें तो इसका रक्षक यानी मौलिक अधिकार रक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसका मतलब कि जो जो मौलिक अधिकार आपको दिया गया है,
यदि उस पर आपको कोई प्रतिबंध लगा रहा है मौलिक अधिकार पे नॉर्मल, और आपको स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, आपका कोई दबाव दे रहा है, अरे आपका मौलिक अधिकार में हनन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी मौलिक अधिकार का रक्षक इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। यदि कोई आपको मौलिक अधिकार में हनन कर रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत फेमस क्वेश्चन, कि क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है? तो जी बिल्कुल यह वाद योग्य है। वाद मतलब क्या, आप समझते हैं ना, दो आदमी में जब भिड़ंत होता है तो भाई ज्यादा वाद विवाद मत करो, यानी ज्यादा बहस मत करो, यानी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या इस पर बात विचार कर सकते हैं। तो यह वाद योग्य बिल्कुल है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग को? तो आज करते हैं मौलिक अधिकार का पार्ट 2, बेसिक जानकारी हो गया है। देखिए सबसे पहले क्या था, 12 से 35 अनुच्छेद की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पहला अनुच्छेद क्या है, 12। सबसे पहले चलते हैं 12 अनुच्छेद की तरफ। 12 जो अनुच्छेद है इसमें इसका परिभाषा बताता है। परिभाषा किसका, मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार कोई आपसे पूछ दे कि मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद जो 12 से 35 है, पहला अनुच्छेद क्या बताता है, तो मौलिक अधिकार का परिभाषा बताता है, यानी मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार यही है जो कि हर तरह से आपको सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिया गया है। इसमें कोई आपका जो अधिकार पर कोई हनन कर रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, इस तरह का बात बताया गया है। इस पर जो कानून जो बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है, लोकल गवर्नमेंट भी बना सकती है, इस तरह का प्रावधान दिया गया है। तो क्या है परिभाषा, अरे अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा है क्या है, तो हर कोई स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने का अधिकार दिया गया है। इस पर कोई उसको हनन करता है मौलिक अधिकार का तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। और इस पे जो स्पेशल जो कानून है वो ना ही राज्य सरकार बनाएगा, ना ही केंद्र सरकार स्पेशल इस पर कोई कानून बना सकता है आपके प्रति। बाद में संशोधन होता है तो उसकी बात अलग है, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार की परिभाषा। लेकिन अनुच्छेद 13 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 में क्या कहा गया है, अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब क्या, अल्पीकरण का मतलब क्या, अल्पीकरण का मतलब ये होता है कि आप आजाद हैं, मतलब फ्री हैं, लेकिन आपका जो आजादी है, जो मौलिक अधिकार है, उससे दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, उसको कहते हैं अल्पीकरण। यानी आपका जो मौलिक अधिकार, जो आजादी दिया गया है, मौलिक अधिकार को जो दिया गया है, तो उससे दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। यदि आपका आजादी से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचता है तो आपका जो मौलिक अधिकार है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उस पर आपको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, मैंने क्या बोला कि अल्पीकरण, इसका मतलब कि आपको तो फुल आजादी है, कोई डाउट नहीं, लेकिन आपका आजादी से किसी दूसरे का आजादी पर ठेस पहुंच रहा है तो आपका आजादी का रद्द कर दिया जाएगा। जैसे आपको बोलने का आजादी है, एग्जाम्पल बोलने का आजादी, बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है, बोलने, घूमने, भाषण करने की आजादी है ना। तो मैंने क्या किया कि आपका आजादी से किसी को ठोस नहीं पहुंचाना है, आपका बोलने की आजादी दिया गया है, तो आके आपका बोलने की आजादी दिया गया है तो किसी को गरिया दीजिएगा। अब हम हैं, हमको बोलने की आजादी है, कोई हम मेरे घर आया तो उसको चाहे कोई हम किसी को बाहर जाके खूब भरपेटा गरिया दे, भाई तुमको बोलने का आजादी है तो किसी को गाली दे दोगे, नहीं दोगे ना, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो आपका जो अधिकार दिएगा इस पर रोक लग जाएगी, आपको फिर वही इसका ये नहीं बोलेगा कि आपको बोलने का आजादी है, आपको सीधे जेल भेज दिया जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, कार्रवाई हो जाएगी। तो वो इसका मतलब कि अनुच्छेद 13 कहता है कि आपका आजादी तो है लेकिन लिमिट में, यानी जो भी आपको आजादी दिया गया वो लिमिट होना चाहिए, लिमिट से ज्यादा होगा तो आपका जो अधिकारी पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे बोलने का अधिकारी, तो क्या किसी को गाली नहीं दीजिएगा। अब मान लीजिए आपके यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वहां बैठे खूब मुख्यमंत्री गाली दो, क्या ये सही बात है? नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। यानी आपका जो आजादी है उससे किसी का ठेस पहुंच रहा है, अब हम किसी को गाली दे दें तो भाई बोलने का आजादी आपको हम गाली दे दें तो मेरी आजादी से उसका ठेस पहुंच रहा है ना, गाली दे रहे हैं तो ऐसा होगा तो आपका मौलिक अधिकार को रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, घूमने की आजादी है आपका, तो घूमने की आजादी है कि आप कहीं पर घूम सकते हैं, तो क्या किसी के बेडरूम में घूमने जाइएगा? बोलिए, मार के पीट देगा सो,
तो किसी के बेड में घूमने नहीं जाइएगा ना। अब बोले हमको घूमने का आज़ादी है, हम गलवान घाटी में घूमने जाएंगे, तो गलवान घाटी में घूमने जाइएगा, तो इतना सेना पड़ी हुई है, आपको घूमने का आज़ादी है, हमको तो घूमने का आज़ादी है, देखते हैं पाकिस्तान भारत बॉर्डर कैसा है, बॉर्डर पर घूमने जाते हैं, तो वहाँ जाइएगा नहीं, क्योंकि आपका आज़ादी से किसी का ठेस पहुंचेगा। ठीक है, तो ऐसा होने से आपका जो है रद्द कर दिया जाएगा। इसका मतलब तो 13 कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, लेकिन आपका स्वतंत्रता से किसी का तकलीफ पहुंचेगा तो आपका आजादी पर जो रोक लग जाएगी। क्लियर है? अनुच्छेद 13। अब आगे समझना है हम लोगों को। अनुच्छेद 13 आप लोग समझ लिए हैं। अब आगे चलते हैं मेन पहला के किस पर क्या है, पहला जो हमारा पॉइंट है क्या है, समानता का अधिकार, यानी पहला समानता का अधिकार है ना, फर्स्ट पॉइंट समानता का अधिकार, समानता का अधिकार नहीं चल रहा है भाई, क्या हो गया? समानता का अधिकार, पहला क्या है, समानता का अधिकार। ये कहां से है, 14 से लेकर 18 तक, 14 से, यानी हमारा जो संविधान में पहला जो स्वतंत्रता दी गई है वो समानता का अधिकार है। वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में इसका चर्चा किया गया है। तो हर अनुच्छेद को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। कोई पूछ दे कि समानता का अधिकार कितना से कितना तक है, तो क्या बोलिएगा, 14 से लेकर 18 तक। तो 14 बताओ भाई। तो 14 जो अनुच्छेद कहता है, ये कहता है कानून के समक्ष समानता। क्या, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। पहला अनुच्छेद क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता। इसको पहले, सबसे पहले एवी डेसी ने बताया था। इसको कौन बताया था, एवी डेसी ने। और ये इसको ब्रिटेन में भी फॉलो किया जाता है। कहां, ब्रिटेन में। कानून के समानता जो है इसको ब्रिटेन में भी फॉलो किया जाता है। ठीक, तो पहला क्या है 14 में, कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या है भाई, तो कहता है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के नजर में सभी कोई समान है, कोई उच्च नीच नहीं है। कोई बोल दे कि नहीं मैं तो एमएलए हूं, कोई सड़क पर घूमने वाला व्यक्ति है, कोई अलग अलग तरह का, कोई अलग पद पर काम कर रहा है, कोई नॉर्मल है, नहीं। बोल रहा है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी लोग समान है। जैसे आप लोग कोर्ट में जाते हैं ना, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या कहीं पर कोर्ट में जाइएगा ना, तो जहाँ जज बैठते हैं ना, वहां पे जज के पीछे एक मूर्ति रहता है, ऐसे मूर्ति रहेगा, उस आंख पे ऐसे पट्टी रहेगा, और एक हाथ में तराजू, ऐसे तलवार रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका निर्देश ये है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के नजर में सब समान है। वो बोलता है, जो मूर्ति है, कि मेरे नजर में सभी समान है। आप यदि गलती करेंगे तो देखिए मैं छप से काट दूंगा, क्योंकि मेरे आंख पर पट्टी लगी हुई है, मैं नहीं देख रहा हूं कौन गलत है कौन सही है, बस मैं ये देखता हूं कि सही कौन है गलत कौन है। मेरे नजर में सभी समान है, जो गलती करेगा छप से काट दूंगा। यानी कानून के सामने सभी समान है। उसका निर्देश ये होता है, जो मूर्ति लगा होता है। अब देखिए कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में, सुप्रीम, कहीं पर हर जगह लगा रहता है। वो मूर्ति है ना, आंख पर जो पट्टी रहता है, वही कहता है कानून की नजर में सभी समान है। लेकिन एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। क्या है भाई, तो एक अमेरिका इसको बोलता है कि कानून के समान संरक्षण। अमेरिका जो कहता है, अमेरिका वो बोलता है कानून के समान संरक्षण। कानून के समान, क्या, कानून के समान संरक्षण, ये अमेरिका में ये लागू होता है, यूएसए। अब अमेरिका लगा देगा कानून के समान संरक्षण। इसका मतलब जानते हैं क्या है, इसका मतलब अमेरिका बोलता है कि नहीं, कानून के नजर में सभी समान नहीं है, संरक्षण, यानी कानून के नजर में सभी समान नहीं है। रीजन, जब कानून के नजर में सभी समान होता तो आप बताइए, जब ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपका 30 साल उम्र है तो फुल टिकट लगता है, 5 साल से थोड़ा ऊपर बच्चा है तो हाफ लगता है, और जो 6 महीना का बच्चा है उसको तो फ्री रहता है। तो क्या बोलिए कि
वो तो 1 साल के बच्चा है या मैं 30 साल का हूँ, अब कानून कहता है कि सबको फुल टिकट लगेगा, तो 6 महीना के बच्चों को फुल टिकट लगाओ तो क्या सही है? नहीं है ना। तो इसी को फॉलो करता है अमेरिका, ऐसे देख करके कि जो जैसा काम करेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और 80% इसी को लोग फॉलो करता है, 80%। और सही बात भी है भाई। अब बताइए, एक 6 महीने का बच्चा का और एक 30 साल का बच्चा का सेम टिकट रखिएगा। अब कहीं ताजमहल घूमने जा रहे हैं तो देखते हैं ना, जो बच्चा होता है 6 महीना 1 साल का, तो फ्री में उसका रहता है। आज उसका माँ बाप रहता है, उसको टिकट लगता है, उसका क्यों नहीं लगता है भाई? अब कहो को वो भी तो भारत का नागरिक है, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो कानून के समान संरक्षण बताता है क्या कि अमेरिका, और हमारा जो देश है भारत इसी को फॉलो करता है। भारत देखते हैं ना, हर जगह छूट मिलता है। तो यही कहता है 14 क्या कहता है, कानून के समान संरक्षण, जैसे कि हर कोई को अलग अलग टिकट लगता है, जो मैं आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 14 हो गया, अच्छा 15 की तरफ। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 15 के कहने का मतलब क्या है। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि सरकार हो या पब्लिक हो, कोई भी सरकार हो या पब्लिक हो, वो भेदभाव नहीं करेगा। क्या? सरकार या पब्लिक भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। सरकार हो या पब्लिक हो, भेदभाव नहीं करेगा। किस बात पर भेदभाव नहीं करेगा भाई? तो 5 को, तो क्या? धर्म, जाति, वंश। पहला में धर्म, दूसरा में जाति, तीसरा में धर्म, जाति, धर्म पे, जाति पे, वंश पे, लिंग पे, जन्म पे। लिंग ना, पहले लिंग बाद में लिखेंगे, जन्म और 5वां में लिंग। धर्म, जाति, वंश, जन्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन? या तो सरकार हो या पब्लिक, सभी लोग समान है उसकी नजर में। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन दिया गया अपवाद में, अदर में कहा गया है कि भेदभाव तो नहीं करेगा भाई, लेकिन आरक्षण दिया जाएगा। भेदभाव तो नहीं होगा, लेकिन आरक्षण होगा। जैसे हैवी वर्क, आर्मी, कोई भी फोर्स मेंबर, या कहीं पर, मतलब या वो आरक्षण मिलेगा। क्या? आरक्षण। अब बोलिए कि ये क्या हो रहा है भाई? तो समझा रहे हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। यानी सरकार हो या कोई पब्लिक हो, आपको धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं करेगा। आप बताइए, कोई भी गवर्नमेंट जब वैकेंसी निकालती है नौकरी के लिए, तो क्या बोलता है कि वो मुस्लिम नहीं फॉर्म भरेगा, केवल हिंदू भरेगा, या वो हिंदू नहीं भरेगा केवल मुस्लिम भरेगा? ऐसा नहीं बोलता है ना। तो सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, तो पब्लिक भी नहीं करेगी। जाति पर भी भेदभाव नहीं करता है। क्या फॉर्म में बोला जाता है कि जनरल कास्ट को भरेंगे लोग, एससी वाला नहीं भरेगा, या एससी वाला भरेगा, जनरल नहीं भरेगा, या ओबीसी वाला भरेगा, एसटी नहीं भरेगा? नहीं बोलता है ना। तो जाति के अनुसार भी भेदभाव नहीं करता है, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि किसी के दादाजी ने मर्डर कर दिया, आप किसी के दादाजी ने मर्डर कर दिया है और उसको पोता है, वो नौकरी में जाना चाहता है, तो क्या उसको नौकरी में आप नहीं लीजिएगा कि नहीं तुम्हारा दादाजी तो मर्डर किए थे, तू भी कर सकता है? यानी वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। उसको दादाजी ने किया था ना भाई, वो व्यक्ति नहीं ना कभी किया है, तो आप वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यानी वो ना किया था, वो चला गया, वो ऐसा व्यक्ति था, उसने किया था, लेकिन वो नहीं ना ऐसा है, तो इसलिए आप वंश के आधार पर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जन्म के आधार पर आप नहीं कर सकते हैं। यानी आप जब फॉर्म निकलता है तो क्या बोलता है, क्या ऐसा यूपी बिहार वाला के फॉर्म भरेंगे, त्रिपुरा वाला नहीं भरेगा, महाराष्ट्र वाला नहीं भरेगा, चाहे केवल तमिलनाडु वाला भरेगा, महाराष्ट्र वाला नहीं भरेगा, ऐसे बोलता है? नहीं बोलता है ना। तो जन्म यानी जन्म स्थान, मतलब जन्म मतलब क्या? जन्म स्थान भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी कोई वैकेंसी में भी नहीं बोलता है तो केवल फीमेल ही भरेगा, केवल मेल ही भरेगा। हाँ,
ये अलग बात है कि सीट कम रहती है, फीमेल के ज्यादा है, मेल के कम है, मेल के ज्यादा, फीमेल के कम, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। या आप कहीं ताजमहल घूमने जाते हैं तो बोलता है क्या कि जेंट्स है तो 500 टिकट लगेगा, लेडीज है तो 200 लगेगा, नहीं ना। यानी लिंग पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन आरक्षण दिया जाएगा भाई। आरक्षण इसलिए प्रावधान दिया गया, नहीं तो दिक्कत हो जाता। जैसे मान लीजिए कि अभी भारत चाइना के साथ युद्ध चल रहा है, गलवान घाटी में हमारे फोर्स पड़ी बहुत सारी लगी हुई है, तो आप बोलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत आप कानून के मानते हैं, तो लिंग के आधार पर क्यों भेदभाव कर रहे हैं? वहां गलवान घाटी में महिला को भेजिए, आप महिला को नहीं भेज रहे हैं, केवल जेंट्स को भेज रहे हैं, आप लिंग पर क्यों भेदभाव कर रहे हैं भाई? तो दोस्त, ऐसा देखा गया है नॉर्मली कि जेंट्स के तुलना में महिला थोड़ा वीक रहती है, यानी उतना आप काम नहीं कर सकती हैं, इसलिए कुछ ऐसा कंडीशन है जहां महिलाओं को नहीं लगाया जाता है। तो आप बताइए, अब वहां महिला का लगाइएगा तो क्या सही है? आज ही देश गुलाम हो जाएगा। तो इसीलिए बोलता है कि कुछ अदर ऐसा चीज है जहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। जैसे हेवी वर्क मान लीजिए, ग्रुप डी में भी देखिए ना, ग्रुप डी में भी देखिएगा महिलाओं का जो ट्रैकमैन का जो पोस्ट होता है, ट्रैकमैन का, उससे महिलाओं को बहुत कम लिया जाता है। अरे हैवी वर्क है भाई, ट्रैक में महिला क्या करेगी बेचारी? कुछ ऐसा इस दशाओं में, अरे उस दशा में महिला क्या आरक्षण दिया जाएगा। आर्मी मैंने जो बताया गलवान घाटी में, अब बताइए पाकिस्तान के बॉर्डर पर वहां पर बीएसएफ लगी हुई है, अब बोलेगे बीएसएफ है वहां महिला के भेजो, तो क्या वहां महिला काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इस कंडीशन में उन्हें आरक्षण दिया जाता है। तो क्लियर हो गया, यानी सरकार तो भेदभाव नहीं करेगी और ना ही पब्लिक करेगी इस पर, लेकिन आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखेते हैं आगे, 15 हो गया हमारा, अब चलते हैं 16। कौन सा 16 क्या कहता है? 16 कहता है, 16 नंबर, लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन समानता मतलब समझ रहे हैं क्या कि सभी को नौकरी में समान मौका दिया, नौकरी में समानता, नौकरी में समान। क्या कहता है कि नौकरी में सभी लोग समान हैं। लोक नियोजन की समानता है, नौकरी में सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, ना ही जाति पर उसको भेद की जाएगी, ना ही लिंग पर, लेकिन आरक्षण जरूर दिया जाएगा। क्या बोलता है कि नौकरी में समानता है, जाति हो, धर्म हो, जाति हो, धर्म हो, इस पर कुछ भेदभाव नहीं किया जाएगी, लेकिन आरक्षण जरूर दिया जाएगा। आरक्षण ये नहीं है कि जिना जाति का है तो फॉर्म नहीं भरेगा, केवल एसटी वाला भरेगा, हिंदू वाला है तो नहीं भरेगा, मुस्लिम भरेगा, मुस्लिम वाला नहीं भरेगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आरक्षण दिया जाएगा। यानी नौकरी में सबको समान है, हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, धर्म कुछ सभी लोग समान हैं, ये बोलता है। नौकरी में सभी को समान मिलेगा, लेकिन कुछ आरक्षण दिया जाएगा। आप यही बताइए, जब एग्जाम होता है तो देखने का अक्सर मिलता है कि लेडीजों का कट ऑफ कम होता है, या जो बिहार यूपी का कट ऑफ देखिएगा ना तो 80 चला गया, लेकिन वही जब नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा, उधर त्रिपुरा, नागालैंड, असम में, तो बिहार का कट ऑफ 80 है, लेकिन त्रिपुरा में चला जाइएगा, नागालैंड उधर चले जाइएगा तो उधर हम लोग 80, उन लोग उधर 85 पे हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वो लोग पिछड़ा हुआ जाति है, मतलब पिछड़ा हुआ वर्ग है, केवल पहाड़ ही पहाड़ है, तो गवर्नमेंट सोचता है ना कि सब लोग इक्वल हो जाए, तो इसीलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं लोग थोड़ा पिछड़ी हुई है, इसलिए देखिए आपका जनरल का कट ऑफ रहेगा ना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र कहीं पर भी 75, तो महिलाओं का 60 होगा। एंड सरकार चाहती है कि सभी लोग समान हो, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, यानी आरक्षण होगा, आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा, लेकिन जाति धर्म इस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नौकरी में सभी समान है। ये नहीं कि ये फॉर्म नहीं भरेगा, जाति की ज्यादा फॉर्म नहीं भरेगा, ये दूसरे धर्म का फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, यानी नौकरी में सभी लोग समान है। क्लियर है? यानी क्या बोलता था 16, नौकरी में समानता, लोक नियोजन की समानता। क्लियर है यहां तक? आगे चलिए देखते हैं, आगे बोलता है 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहता है भाई? तो 17 नंबर अनुच्छेद कहता है अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का मतलब समझते हैं? समझना, अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब अस्पृश्यता का अंत मतलब जानते हैं क्या है? अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, छुआ, यानी आपको अस्पृश्यता का अंत छुआछूत का अंत, यानी आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। किस पे भाई? तो जाति धर्म के आधार पे, जाति या धर्म के आधार पे आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। क्या मैंने क्या बोला कि 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत, जाति धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं कर सकते हैं। कोई मुस्लिम धर्म का है तो भाई ऐसा नहीं करेगा, सिख धर्म का था मैंने उसके पास छुआछूत से दूरी रहेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वो निचली क्रम में जाति है उसमें टच नहीं करना है, वो इस जाति का है, आप जाति धर्म के अनुसार पर छुआछूत नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो पहले दिक्कत होता था एग्जाम्पल देने में, लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने क्या बोला कि सिर्फ जाति धर्म के अनुसार पर छुआछूत नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल है जैसे कोरोना। कोरोना कोरोना में सरकार खुद बोलती थी, जैसे डायलॉग कैसा था ना कि कैसे कि मास्क और 6 फीट गज दूरी है जरूरी ऐसे तो क्या कोरोना में क्या 6 फीट बोलता था कि दूर रहना है 6 फीट, खुद गवर्नमेंट का आदेश था कि 6 फीट बच दूर रहो, और आप यहाँ कहते हैं कि छुआछूत नहीं करना है, जाति धर्म पर छुआछूत नहीं करना है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि भाई 6 फीट दूर रहो। क्यों भाई? आपने तो बोलता है छुआछूत नहीं करना है, लेकिन आप ये सोचिए गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि जाति धर्म पर छुआछूत करो। यानी कोरोना यानी ये हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम, ये हेल्थ प्रॉब्लम है ना, यानी ये सबके लिए है। कोरोना ये नहीं चिन्ह रहा है कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किसी को हो सकता है, इसलिए हेल्थ इशू है ये, इसलिए उस पर आप दूरी बनाकर रह सकते हैं। यानी कि कोरोना तो कोई जात धर्म नहीं देख रहा है, और गवर्नमेंट में कोई जात धर्म नहीं देख रहा है ना कि उस जाति से मत रहो, सिर्फ ये बोलता है कि कोरोना आ रहा है इसलिए आप 6 फीट दूर रहो, यानी हेल्थ संबंधित बात है इसलिए बोलता है कि आप लोग दूर रहे। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि उस जाति का हुआ है कोरोना, उस धर्म का हुआ नहीं, वो सबको मिलाकर बोलता है कि हेल्थ इश्यू है भाई, इसलिए लोग दूरी रहे ताकि सभी लोग स्वस्थ रह सके। क्लियर है यहाँ तक? ना कि बोलता है कि जाति धर्म। 17 हो गया क्लियर। अब देखिए 18 नंबर, 18 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 18 का तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। 18 क्या कहता है भाई? उपाधियों का अंत, मतलब क्या आप उपाधि नहीं रख सकते हैं। कैसा उपाधि भाई? तो देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे होता है ना महाराज, राय बहादुर, महाराज, राय बहादुर, राजा, कोई विदेशी उपाधि, ये सब आप नहीं रख सकते हैं। ये क्या नहीं रखना है? उपाधियों की चीज है। अब मेरा नाम नहीं होगा महाराज अजीत सिंह, नहीं रख सकते हैं भाई, क्योंकि क्यों नहीं रख सकते हैं? तो महाराज लग गया इससे मतलब कि सभी की तुलना में मैं अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता हूं, तो ऐसा उपाधि नहीं रख सकते हैं। राजा, अब राजा आपको रख दे राजा दिग्विजय सिंह, भाई राजा दिग्विजय सिंह मतलब अपने आप को आप ऊंचा दिखा रहे हैं, ऐसे उपाधि आप नहीं रख सकते। कोई विदेशी से उपाधि आपको मिला है वो आप नहीं रख सकते हैं, जैसे राय बहादुर विक्रम सेठ नहीं रख सकते हैं, जिसे विक्रम रखिए सेठ, लेकिन राय बहादुर, यानी आप जो उपाधि रखेंगे सभी की नजर में आपको ऊंचा दिखाने वाला उपाधि नहीं रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है जैसे आप रख सकते हैं, जैसे नेशनल अवार्ड, कोई भी आपको राष्ट्रीय अवार्ड, नेशनल अवार्ड, अब मान लीजिए आपको पद्म विभूषण मिल गया, तो आप पद्म विभूषण
आर के ठाकुर नहीं लिख सकते हैं। नेशनल अवार्ड है ना, उसका सर नेम अभी आप नहीं लगा सकते हैं, सर नेम के पहले नेशनल अवार्ड मिल गया। और मान लीजिए हमको मिल गया भारत रत्न, तो भारत रत्न अजीत कुमार सिंह नहीं रख सकते हैं। भारत रत्न रवि ठाकुर नहीं रख सकते हैं भाई, नेशनल अवार्ड ये भी नहीं रख सकते हैं। रख क्या सकते हैं, तो कुछ ऐसा कंडीशन जो आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं भाई, तो एजुकेशन और रैंक को रख सकते हैं। क्या एजुकेशन, एजुकेशन और रैंक को रख सकते हैं। एजुकेशन और रैंक को आप उपाधि इसको रख सकते हैं। जैसे में एजुकेशन से प्रोफेसर, प्रोफेसर जो उपाधि आप बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए प्रोफेसर आपको ऊंचा नहीं दिखा रहा है, प्रोफेसर का मतलब क्या है, वो आपको ज्ञान को दिखा रहा है कि आपने तो मेहनत किया है तब जाकर प्रोफेसर बना है ना। तो प्रोफेसर आपको ऊंचा नहीं दिखा रहा है, आपको ज्ञान को दर्शा रहा है, तो इसलिए आप प्रोफेसर रख सकते हैं। जैसे डॉक्टर, भाई 20 लाख रुपए लगा करके एमबीबीएस डॉक्टर बना है, उसे ज्ञान मिला है, तो डॉक्टर एक से लिख सकते हैं। या इंजीनियर, इंजीनियर, ये सब उपाधि आप लोग रख सकते हैं। प्रोफेसर लगा सकते हैं, देखते हैं ना कॉलेज में लिखा है प्रोफेसर पीके शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी, इंजीनियर अशोक मेहता, ऐसा होता है ना। तो ऐसा आप लोग उपाधि रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सभी की नजर में ऊंचा आपको नहीं दिखा रहा है, ये आपको रैंक, आपको ये जो ज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है। तो ज्ञान को प्रदर्शित करने वाला आपने इतना मेहनत किया है, तो ये आप लोग उपाधि रख सकते हैं। दूसरा रैंक, इंस्पेक्टर, कोई भी इंस्पेक्टर कोई फोर्स में काम किया है तो लिख सकता है, इंस्पेक्टर राजीव शुक्ला लिख सकते हैं, या कोई ब्रिगेडियर वो भी लिख सकता है। ब्रिगेडियर, इस तरह के आप लोग उपाधि जो है रख सकते हैं, यानी रैंक रख सकते हैं, एजुकेशन रख सकते हैं, और आप लोग उपाधि नहीं रख सकते हैं। तो 18 अनुच्छेद क्या कहता है, उपाधियों का अंक कैसा हो, तो जो आप सभी के नजर में ऊंचा देखने वाला उपाधि नहीं रख सकते हैं। एजुकेशन और सिर्फ रैंक संबंधी उपाधि जो है आप बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्लियर हुआ अनुच्छेद 18 एंड 14 से 18, ये जो समानता का अधिकार आपका ये खत्म हो गया। अब देखते हैं 19, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं। देखिए अब इसमें क्या होता है, 18 तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अनुच्छेद 19। 19 क्या कहता है, ये हो गया अनुच्छेद 19। 19 क्या कहता है, मतलब पहला कौन था, पहला जो हम लोग बताया था क्या, समानता का अधिकार, कितना 14 से लेकर 18, समानता से खत्म। दूसरी शब्द आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार कितना से कितना था, 19 से लेकर 22 तक। यानी दूसरा अधिकार पढ़ेंगे समानता क्या, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22। तो सबसे पहले देखते हैं कि 19 क्या कहता है। तो दोस्त 19 क्या कहते हैं का मतलब क्या है, 19 कहता है कि आपको आजादी दिया गया है। अनुच्छेद 19 में आपको कितना 7 प्रकार का आजादी दिया गया है, लेकिन एक खत्म हो गया, कौन सा मैं बता रहा हूं। और 19 में क्या कहता है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, सभा करने की आजादी है, आपका संगठन बनाने का आजादी है, संचरण घूमने की आजादी है, निवास करने का आजादी है, संपत्ति का जो आजादी था इसको खत्म कर दिया गया, आपका व्यापार करने की आजादी है। यानी टोटल 7 में से एक खत्म हो गया, तो टोटल कितना, टोटल 6 प्रकार का आजादी आपको 19 में देता है। अब समझिए मौलिक अधिकार में टोटल कितने प्रकार का आजादी था, 7 प्रकार का मूल संविधान में, एक खत्म कर दिया, कितना बचा 6। सेम वैसा ही 19 में कितना 7 प्रकार का आजादी, इसमें से एक खत्म कर दिया, कितना बचा 6 प्रकार का आजादी। किसको खत्म किया, संपत्ति का अधिकारी। देखिए कितना अच्छा ढंग से इसको सजाया है। अभिव्यक्ति की आजादी है आपको, अभिव्यक्ति का मतलब क्या, कि आप बोलने की आजादी है, बोल सकते हैं, झंडा लहराने का आजादी है। भारत पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है ना, भारत जीत गया, आप पूरा झंडा तिरंगा लहराइए, आपका आजादी है बिल्कुल। पुतला फूकने का आजादी, देखते हैं ना रोड पे बड़ा बड़ा शहर में पुतला फूक देता है किसी के नाम पे, तो जी आप पुतला फूक सकते हैं, ये आपका आजादी है। उसके खिलाफ आप उसको नहीं ना मार रहे हैं जी, उसे पुतला फूक रहे हैं, इसका विरोध आप कर रहे हैं, तो ये आप इसको भी आजादी दिया गया है। मौन धारण की आजादी, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा जो अच्छा जिसने काम किया है देश के लिए, उसी का यदि मृत्यु हो जाता है तो मौन धारण करता है, मौन धारण करता है, कैसे आंख बंद करके।
मौन धारण करता है तो उसको भी आपका आजादी है। और इसी में भी मीडिया का आजादी दे दिया गया है। और मीडिया का जो इसी का फायदा लगाकर मीडिया है ना, वो इसी का फायदा उठा लेता है और अपना जो अधिकार है उसको क्रॉस कर देता है। मीडिया वाले जानते हैं ये 50% देश का बर्बाद तो मीडिया से ही होता है। इतना गलत झूठ ऐसा न्यूज छाप देगा ना कि हाहाकार मच जाएगा पूरा देश में। तो मीडिया की आजादी यहीं से मिला हुआ है, वो भी थोड़ा इसीलिए आजादी दिया गया है। वो लोग भी चढ़ बढ़ के जाता है, देखते हैं ना कि लोकसभा राज्यसभा में ढूक जाएगा, माइक लगा देगा, माइक लगा देगा बोल। तो ये है लोग मीडिया की आजादी है। और वो लोग इतना आजादी मतलब नहीं देना चाहिए, इतना क्रॉस कर गया है लोग ना कि कोई भी गुप्त बात को भी लोग ओपन दिखा रहा है। तो इस तरह का मतलब अपना लिमिट को क्रॉस कर रहा है। आजादी है भाई, अनुच्छेद 13 कहता है कि लिमिट में रहो, लेकिन लिमिट कभी कभी क्रॉस कर जाता है लोग इसी के पावर से। तो यानी इतना प्रकार की आजादी है। उन्हें से एक में क्या अभिव्यक्ति की आजादी, दूसरा में क्या है सभा करने की आजादी, यानी आपको बोलने की आजादी है तो बोलने के बाद आप सभा कर सकते हैं। यानी अपना जो बोलने की आजादी है तो अपना गांव घर में एक जो भी एक अच्छा काम करते हैं तो बुला करके सभा आप बुला सकते हैं, सभा कर सकते हैं। तीसरा में क्या संगठन, यानी आप संगठन बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं क्या अच्छा काम के लिए। और ये नहीं कि संगठन बना लीजिए कि चलो कैसे संसद भवन में बम फेंकना है, कैसे भारत को कैसे मिसाइल बनाना है, कैसे हथियार बनाना है, ऐसा संगठन नहीं बनाना है। ऐसा बनाइएगा ना तो फिर आपको वही है कि हिरासत में लिया जाएगा। यानी अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी काम अपने लिमिट में कीजिए, तो वैसा नहीं करना है। देश के जो हित में काम हो, अच्छाई हो, वैसा संगठन बना सकते हैं, वैसा सभा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट संचरण की आजादी, यानी घूमने की आजादी। आप चारों तरफ कहीं पर भी घूम सकते हैं पूरी देश अपना भारत में। ये नहीं है कि आपको महाराष्ट्र नहीं जाना है, एमपी में नहीं जाना है, तमिलनाडु में नहीं जाना, नहीं, आपको घूमने की आजादी है, बिल्कुल घूम सकते हैं। अच्छा क्या कहता है 4 नंबर में। 5वां पे कहता है कि क्या निवास करने का आजादी। आप घूम रहे हैं तो कहीं आप आराम से कहीं भी भारत के कोना में बस सकते हैं। आपको मर्जी करना है कि त्रिपुरा में बैठे, मन करे आसाम में तो आसाम में बैठ जाओ, मन करे बिहार में तो बिहार में बस जाओ, यानी कहीं पर आपको निवास कर सकते हैं, आजादी है। नेक्स्ट संपत्ति का आजादी लेने का, लेकिन इसको हटा दिया है, खत्म कर दिया। तो छोड़िए इसको, मैं इसको बाद में बताऊंगा मेन इसका। नेक्स्ट है व्यापार, यानी आप कहीं पर व्यापार कर सकते हैं। भाई जिंदगी जीने के लिए कुछ व्यापार करना पड़ेगा ना, तो उसका भी आजादी है। तो इतना प्रकार का टोटल 6 प्रकार आजादी है। मूल संविधान में कितना 7 था, लेकिन संपत्ति को एक खत्म कर दिया था, कितना होता है तो 6 प्रकार का आजादी है उसे 19 में। अब आपको याद करवा रहा हूं, कैसे याद होगा तो देखिए 19 में कितने प्रकार का आजादी, तो 6 प्रकार का। कौन, तो पहला बोलने का आजादी। तो ध्यान दीजिएगा बात पे, आपको बोलने का आजादी है तो बोल सकते हैं। तो भाई बोलने का आजादी है तो अभी तो आप सभा कर सकते हैं। आप कब मुंह से बोलिए नहीं निकल रहा तो सभा कैसे कीजिएगा, नहीं ना। तो पहले बोलने का आजादी, बोलिएगा तो सभा कर लीजिए। और जब सभा आप बुला रहे हैं तो एक संगठन बना लीजिए। भाई मान बोलिएगा तो सभा बनाइएगा, सभा आएगा तो संगठन बना लीजिए उसे। और जब संगठन बन गया ना तो चल भाई घूमने, संगठन बना के घूमने निकल जाइए। यानी पहले बोलने की आजादी, दूसरी पे बोल रहे हैं तो सभा कर सकते हैं, सभा करने की आजादी। तब 3 नंबर पर तब संगठन बना लीजिए। जब संगठन बन गया 3 पर तो 4 पर घूमने निकल जाइए। 4 नंबर का नीचे घूमने निकल जाइए। और 4 नंबर घूमने निकल जाइए, जहां अच्छा लगा ना कि चलो ये बिहार अच्छा है तो बिहार में बस जाओ। यानी 5 नंबर बसने की आजादी, निवास करने की आजादी। अच्छा था बस गया तो संपत्ति ले लो, तो संपत्ति तो खत्म हो गया अभी। तो क्या है आप व्यापार कर सकते हैं 7वां में। यानी निवास गए तो भाई आप कहीं पर बस गए तो भोजन चलाने के लिए चाहिए ना जगह, तो व्यापार कर सकते हैं। तो कितना अच्छा है, मतलब कितना अच्छा सजाया गया इसको। पहला बोलने का आजादी, बोल रहे हैं तो जब बोलना है तो सभा कर लीजिए, सभा कर रहे हैं तो फिर क्या संगठन बना लीजिए। संगठन बना जो 4 मतलब चारों तरफ घूमो। याद रखिए अनुच्छेद 19 के 4 में चारों तरफ घूमने की आजादी। अब 5 में घूम जा रहे हैं तो बस जाओ। और 6वां नंबर संपत्ति खत्म हो गया तो 7वां नंबर क्या, बस गए तो आप व्यापार कर लो। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन कुछ इसमें कंडीशन दिया गया है। क्या भाई, तो आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, सुरक्षा के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, जितना भी फोर्स है सुरक्षा, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। भाई आप खुद फोर्स समझती है, यानी सुरक्षा के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। पब्लिसिटी नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी बात हो उसको उल्टा पुल्टा करके किसी को बोलना भड़काना, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। आप कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं।
कोर्ट के भाई फैसला जो इम्पोर्टेंट फैसला होता है तो उसके खिलाफ भी आप नहीं बोल सकते हैं कोर्ट को कि नहीं, किसी ने कोई चोरी कर लिया तो उसको 3 महीना जेल कर दिया, तब उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, ना ही धरना दे सकते हैं। अब बोलिए कि मेरे भाई था वो देखो ना बकरा चोरी कर लिया तो केस कर दिया तो 2 महीने का जेल हो गया, तो धरना करे नहीं दे सकते हैं भाई कोर्ट के फैसला पे। विदेशी संबंधित बात पर नहीं बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई विदेश का अमेरिका का राष्ट्रपति आ गए और उनके खिलाफ अब वहां पर बैठ कर खूब गरियाते रहो उसको, नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 13 को मानिए ना भाई, अनुच्छेद 13 कहता है ना कि आपका आजादी तो दिया गया है, लेकिन आपका आजादी से किसी की आजादी पर ठेस पहुंचेगा ना तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो वही आपका जितना भी लिमिट में कीजिए, क्लियर है यहाँ पे। और वैसे चारों तरफ घूमने का आजादी, तो चारों तरफ घूमे तो किसी के बेडरूम में ढुक जाओ, मार दे काट देगा सब जैसे नहीं करना है। तो यहाँ तक क्लियर है, 19 आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए यहां तक तो सभी लोग क्लियर है। अब देखिए अनुच्छेद आता है 20, 19 समझ लिया। 20 देखिए, 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज के लिए। कैसे था देखिए, 20 का आता है 2 से सीधी में संरक्षण। 2 से सीधी में संरक्षण, इसका मतलब जानते हैं क्या? 20 का आता है 2 सीधी में संरक्षण। इसका मतलब कि कोई भी आप गलत काम कर दिए हैं, गलत काम कर चुके हैं, कोई भी दंड का भागी हैं, तो क्या अपराध के समय का कानून आप किसी दंड कर दिए गए हैं, तो जिस टाइम आपको जो यहाँ पे कोई अपराध किए हैं उसी टाइम का आपको सजा मिलना चाहिए। तो ही क्या कहता है अपराध के समय का कानून, यानी जिस टाइम आप अपराध किए थे उसी टाइम का कानून सजा मिलना चाहिए। एग्जाम्पल समझिए, आपने 2018 में आपने चोरी कर लिया, किसी को कोई भी आप चोरी कर लिया, तो आपको उस टाइम में चोरी का सजा था कि आपको 6 महीना जेल रहना पड़ेगा, ठीक। और सेम वो कानून को 2022 में चेंज हो गया, अब होगा कि चोरी करने पे 5 साल सजा होगा। तो आपका केस लड़ते लड़ते उस टाइम आ गया 2022 में, अब 22 में फैसला हो रहा है तो जज बोलेगा आपने चोरी किया है ना, 5 साल का जेल होगा, 5 साल का जेल होगा। तो ऐसा नहीं होगा। तो आप बोले सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 20 नहीं पढ़े हैं क्या कि जो जिस टाइम अपराध करेगा उसी टाइम का सजा मिलेगा? हम उधर 18 में अपराध किए थे, अपराध किए कहीं तो हम 18 में 3 महीना है, तो आपको 6 महीना कहे दीजिएगा, हमको 3 महीना दीजिए तो उनको 3 महीना ही देंगे। देखिए जिस टाइम आप अपराध किए थे उसी टाइम का कानून का सजा मिलेगा, ये कहता है। और फिर दूसरा पर कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा, यानी एक बार मान लीजिए किसी को मर्डर कर दिए और आपको सजा मिल गया और 10 साल अपने सजा जितना भी मिला सजा काट करके आ गए, तो फिर मर्डर के फिर वही उसी अपराध के लिए आपको दोबारा जेल नहीं होगा। समझिए, यानी एक जो अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा। आपको यदि मर्डर पर 10 साल का जेल हो गया, जेल काट के आ गए, तो फिर आपको दोबारा सजा नहीं मिलेगी। क्लियर है? और 3 कहता है खुद के विरुद्ध गवाही आपको कोई नहीं दिवा सकता है। यानी आपने कोई अपराध कर लिया तो पुलिस और कोर्ट खुद के विरुद्ध नहीं बोलेगा कि गवाही दो कि हम किए हैं, कहो किए हैं, नहीं कर सकते हैं। भाई वकील है, वकील रख सकते हैं, यानी खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 21 देखिए, 21 में क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण में क्या? पर्यावरण, यानी आप पर्यावरण में जो है आपको स्वतंत्र, क्या प्राण और दैहिक, प्राण की स्वतंत्रता है। और पर्यावरण में देखते हैं ना, पर्यावरण की हम बात करें तो कहीं के रोड पर देखिएगा ना तो कोई मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो, बहुत सारा धुआं निकलता है। वो क्या पोल्यूशन में खतरा है ना, पोल्यूशन में जाकर वो पोल्यूशन को प्रभावित कर रहा है। तो क्या प्रभावित कर रहा है, तो हम लोग तो सांस लेते हैं ना भाई, तो हवा मिलेगा तो हम लोग सांस लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह के आप काम वो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए देखते हैं ना कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है ऐसे करके गाड़ी के लिए, तो इसीलिए बनाया जाता है। देखिए माने पर्यावरण के क्या सुरक्षित रखना है। क्लियर है? तो ये क्या है पर्यावरण, यानी आपके प्राण में क्या पर्यावरण में जो एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप पूरा धुआं निकल गाड़ी चलाते, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पर्यावरण के लिए खतरा है। दूसरा आ गया आत्महत्या। प्राण में क्या आत्महत्या लग गया, यानी आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। आप क्या बोलते हैं? आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। यदि आप आत्महत्या कर दिए और यदि किसी तरह से बच गए तो एक धारा है 309 आईपीसी धारा है।
आईपीसी धारा 309, यानी आप आत्महत्या करना चाहते हैं। देखिए संविधान वाला कितना बढ़िया तगड़ा संविधान बनाया है भाई। बोला है कि आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद क्या कहता है 21 में कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने आत्महत्या कर दिया तो भाई आपने आत्महत्या कर दिया, मर गया तो उसकी बात ही अलग है। अगर जब बच गया तो आईपीसी के धारा 309 के तहत आपको कैद करके आपको सजा मिलेगी। खूब जाकर पुलिस वाला पीटेगा सब है, फांसी लगाता है, रोक बताता हूँ, खूब पीटेगा सब जेल थाना में बंद करके। तो इसलिए भाई बोल रहा हूँ, सुन लो, आत्महत्या नहीं करना है। यदि करके मर गया तब तो उसका बात ही नहीं है भाई, अब है नहीं तो। जब बच गया तो आईपीसी धारा 309 लगेगा और 9 लगे खूब कुटाई होगा। तो ऐसा नहीं करना है, सोच लीजिए। आगे है क्या, हेल्थ, यानी हेल्थ को भी आपकी आजादी है। पर्यावरण की आजादी है, आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। हेल्थ की आजादी है। हेल्थ की आजादी मतलब समझते हैं क्या? जैसे कि ये आप कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो बच्चों को टीका लगता है, पोलियो का, खसरा का, बीसीजी का, बहुत सारा टीका है। तो वो टीका भी आप फ्री में मिलता है, यानी हेल्थ संबंधी आपको आजादी दे रहा है। यहाँ तक कोरोना देखिए, कोरोना का भी टीका फ्री में लगा है ना भाई। तो क्या अनुच्छेद 21 कहता है प्राण को सुरक्षित रखने के लिए अनुच्छेद 21 कह रहा है। यानी हेल्थ का भी आपका आजादी है। आपको देखिए फ्री में कोरोना का टीका लग रहा है, पोलियो का टीका, खसरा, बीसीजी क्या क्या टीका आता है सब फ्री में हॉस्पिटल देता है। यानी हेल्थ की आजादी है। तब कोई बोलेगा कि प्राण का आजादी कितने प्रकार का था? 3। कौन? तब पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का आजादी है, स्वच्छ हवा लीजिए, सांस लीजिए, स्वच्छ पर्यावरण को बनाइए। और स्वच्छ पर्यावरण में क्या, आप मोटरसाइकिल में जो है ना, बाइक में आप ज्यादा धुआं फेंकने वाला मत चलाइएगा, नहीं तो पकड़ लेगा पुलिस। आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। हेल्थ से संबंधी आजादी है, गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। क्लियर है? अब देखिए दैहिक स्वतंत्रता, ये तो हो गया प्राण के संबंधी। और अब ये दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक में क्या है? तो दैहिक में भी आता है। देखिए दैहिक में से एकांत, ये आपका देह के संबंधित है। एकांत है, आप एकांत में जाकर बैठ सकते हैं। अगर फ्री ये संविधान आपको आजादी देता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेंशन में है तो आप एकांत में भाई जाकर बैठ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो क्या एकांत में आप जाकर बैठ सकते हैं। हमारा टेंशन है तो आप जाकर अलग कोना में बैठो रहो ना, कोई बात नहीं। आदमी करता है मुंह थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलता रहेगा, अपना मतलब गुस्सा शांत करता रहेगा। ऐसे क्या होता है, गुस्सा शांत होता है। तो यही बोलता है कि तुम प्रॉब्लम होता है एकांत में जाकर बैठ जाओ, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। क्लियर है? नहीं तो तुमको एक टेंशन है और 4 आदमी के बीच में और रहेगा, वो कुछ कहेगा वो कुछ कहेगा तो और टेंशन बढ़ेगा। तो क्या हमें आप एकांत में रह सकते हैं, आपका आजादी है। दूसरा निजता की स्वतंत्रता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये निजता की जो स्वतंत्रता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहिए कैसे? तो देखिए निजता की स्वतंत्रता में क्या आता है, यानी आप ना पर्सनल जो बात है आप खुद के आप रख सकते हैं। पर्सनल बात आपको किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, आपका आजादी है। एक अच्छा एग्जाम्पल, पर्सनल मतलब क्या, आपका मोबाइल है ना, तो आप मोबाइल में पासवर्ड रखते थे, तो ये आपकी स्वतंत्रता है, आपकी निजता है। आपका मोबाइल का अपना पासवर्ड रखिए बना करके, ताकि आपका कोई पर्सनल बात हो, जो सीक्रेट बात हो, उसे कोई ना देख पाए, ना जान पाए। तो ये कि आपका एक आजादी है पासवर्ड रखने का। और कोई आपसे बोलता है ना, कोई भी करीबी, तो पासवर्ड तो मत बताइए, आपका आजादी है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक ऐसे ही घटना हो गया एक दिल्ली में, एक इंजीनियर थे, वो आए रात को करीब 1 बजे के आसपास, और उनको मैडम देखे तो कहीं से चैटिंग कर रही थी। और जैसे ही हम आए ना इंजीनियर, तो बोले इतना रात को कहाँ चैटिंग कर रही है भाई? तो ऐसे ही कुछ फ्रेंडों के पास, तो थोड़ा देखे, वो तो लॉक कर दी थी मोबाइल। बोले कि नहीं छोड़ दीजिए। बोले कि नहीं पासवर्ड बताओ। बोली कि मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगी। क्यों भाई? तो नहीं बताओ। वो लड़की पासवर्ड नहीं बताई भाई, उसकी आजादी नहीं बताई। वो बिहार में दोनों कोर्ट में चला गया कि ऐसा ऐसा बात है, नहीं बताई। और कोर्ट वाला बोला कि भाई देखो इंजीनियर साहब, आप देखिए इंजीनियर है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता है, ये पर्सनल बात है, पर्सनल चीज है इसकी, ये आप नहीं करते, शेयर नहीं करेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जेंट्स के ऊपर भी है, जेंट्स लोग पासवर्ड रखते हैं, आप किसी को मत ना बताओ, ये आपकी आजादी है, स्वतंत्रता है, ये दिया गया है निजता बनाए रखने के लिए। ठीक है? तो क्योंकि पर्सनल बात कुछ सिक्योर होती है, आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा आपको संविधान आजादी देता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसके बाद आता है 21 के क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 के क, 21 के क क्या कहता है भाई? तो 21 के क जो है, कहीं पर क ख ग घ ए बी सी डी लिखा होगा तो समझिए बाद में जुड़ा हुआ है। तो 21 के कहता है शिक्षा का अधिकार, यानी 86वां संविधान संशोधन,
86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 ईयर के बच्चे का फ्री में शिक्षा देने के लिए बोला गया है। कब भाई? तो ये जो था ना शिक्षा का अधिकार, ये अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था। मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अच्छा से आपको बताऊंगा, डिफाइन करूंगा। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, तो वहां से उठा करके मौलिक अधिकार में लाया गया और देखो इसको में शिक्षा का अधिकार बना दिया गया। और इसमें कहा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चा को फ्री शिक्षा दी जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। चलिए यहां तक तो सभी लोग समझ में आ गया। अब लास्ट देखिए, इसको देखते हैं। माने स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 22 देखते हैं। 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना? बहुत इंपॉर्टेंट। आप पढ़ाई करते हैं चाहे नहीं करते हैं, आपको एक ज्ञान होना चाहिए। नहीं ज्ञान होगा ना तो पुलिस वाला सब पैसा मार कर सही जो चूसता है ना, वो इसी के तहत आप इसका बारे में ज्ञान रहेगा ना तो आपके कहीं नहीं फंसिएगा। समझिए 22 का होता है कि गिरफ्तारी के संरक्षण, यानी 22 का होता है कि आपको यदि गिरफ्तारी होना है तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सरकार का रूल है। तो दोस्त आपने अभी कोई अपराध कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, और अपराध नहीं किया तो क्या होगा। यानी गिरफ्तारी के संबंध में बताता है अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि अपराध के बाद इसको दंड, कौन सा दंड मिलेगा, उसके दंड के बारे में बताता है। यानी आप अपराध के बाद, ये जो रूल है, अपराध के बाद आप किसी कोई अपराध कर दिए तो आपको क्या होगा। तो भाई आप कोई अपराध कर दिए तो आपको गिरफ्तारी करने पुलिस आएगा तो आपको वारंट दिखाएगा। वारंट दिखा करके कि आपको इस अपराध के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी गिरफ्तारी से पहले आपको वारंट दिखाएगा। आप कोई अपराध कर दिया, कोई बोलता है ना कि जाकर केस कर दो थाना में केस कर दिया, पुलिस आ जाती है तो बिना वारंट क्या जाती है, आपको आएगा ना, ए चलो केस हुआ है, तुमको FIR हुआ है, तो बोले ए वारंट दिखाओ भाई, तो वारंट दिखाएगा तभी वो गिरफ्तारी कर सकता है। यानी आप अपराध कर रहे हैं तो पुलिस को वारंट दिखाना पड़ेगा, वारंट के बाद आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो पहला वारंट दिखाएगा। दूसरा, यदि वारंट दिखा दिया पुलिस भाई वारंट भी दिखा दिया तो ले जाएगा, तो ये रूल कहती है, संविधान का नियम है कि आपको गिरफ्तार पुलिस ले गया तो 24 घंटा के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होगा। कभी कभी क्या होता है ना, पुलिस पैसा चूसने के लिए वो 2 दिन तक थाने में रखता है, 3 दिन तक रखता है कि वो घर वाला आएगा कुछ पैसा तो देंगे छोड़ देंगे। नहीं भाई, आप पुलिस वाला नहीं छोड़ रहा है ना तो सीधे कोर्ट में चले जाओ। आपको कोई घर का पकड़ के लेके चला गया कोई व्यक्ति का घर का, तो सुबह आप सीधे कोर्ट में चले जाओ। वहां बोलोगे ना तो फोन आएगा दरोगा के पास, देख कितना टाइम हो गया, क्यों उसको पकड़ के रखा है, तितकी से लगेगा, भाग के लेके जाएगा कोर्ट में उसको। तो क्या पहला बात किया, आपको गिरफ्तारी करेगा उसको वारंट चाहिए, वारंट का गिरफ्तारी करेगा और लेके चला गया तो 24 घंटा में वो आपको कोर्ट में उसको पेश करना होगा। लेकिन एक कंडीशन है, अब मान चले कि आज आपको शाम को आपको कैद कर लिया, ठीक, गिरफ्तार कर लिया, और रात भर उसको रखा अपने थाना में, तो 12 घंटा तो उसको ऐसे ही निकल गया। कल उसको शाम तक टाइम है ले जाने का, और ले जाए रास्ता में मान कोई जाम लग गया, कुछ ऐसा हो गया, या आपको शनिवार को गिरफ्तार कर लिया और संडे को भाई उसको ले जाना है, और संडे को कोर्ट बंद रहता है, तो क्या होगा। तो कहा गया है कि 24 घंटा जो टाइम है इसमें जाम को नहीं जोड़ा जाएगा। 4 घंटा जाम लग गया तो आप नहीं बोलेंगे कि 24 घंटा पर जाम लग गया तो भाई तो उसके ऊपर है नहीं, यार छुट्टी के संडे आ गया, कोई होली आ गया, तो कैसे कोर्ट आपके एक आदमी के कोर्ट खुलवाएगा, नहीं खुलवाएगा ना। तो उस कंडीशन में आपको टाइम बढ़ सकती है। तो क्या जाम लगेगा तो काउंट नहीं होगा 24 घंटा में, या छुट्टी भी काउंट नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपको शनिवार को गिरफ्तार किया, संडे को छुट्टी पड़ गया, तो कहां से भाई कोर्ट में पेश करेगा, मजबूरी है, तो उस कंडीशन आप नहीं बोल सकते। क्लियर, दोनों बात मैं आपको बता दिया। छुट्टी नहीं है ना तो कोर्ट में पहुंच जाओ, जल्दी ही करेगा। क्लियर है। तीसरी बात है कि वकील आपको 24 घंटा का कोर्ट में पेश कर दिया तो अपना मन पसंद का वकील रख सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। तो क्या समझे, 3 बात, कोई अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाएगा, वारंट दिखा दिया तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना है। गिरफ्तारी कर लिया, पुलिस आया, वारंट दिखा दिया, गिरफ्तार हो गए।
गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटा में वो पेश करना है कोर्ट में, 24 घंटा पेश भी कर दिया तो आप मन पसंद का वकील रख सकते हैं, इसका भी आजादी है। तो 3 समझ गए, गिरफ्तारी के बाद वारंट दिखाएगा, 24 घंटे का पेश करना है, या तीसरा मन पसंद वकील रख सकते हैं। लेकिन ये क्या, गिरफ्तारी के बाद, अपराध के बाद, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन आते हैं कि बिना अपराध के पहले भी गिरफ्तारी होता है। कैसे भाई? तो अपराध के पहले गिरफ्तारी। अब बोलिएगा अरे भाई मैं तो अपराध ही नहीं किया, गिरफ्तारी कैसे कर लेंगे भाई? जी होगा। कैसे होगा देखिए, इसको निवारक निरोध बोलते हैं। क्या निवारक निरोध बोलते हैं कि अपराध से पहले जो गिरफ्तारी होगा ना उसे निवारक निरोध बोलते हैं। इसमें क्या होगा, तो आप देखिए पहला बात का अपराध किए नहीं है तो आपको, तो जब अपराध नहीं किया है तो वारंट पुलिस कहां से लाएगा? तो क्या बिना वारंट के गिरफ्तारी करेगा आपको। निवारक निरोध के तहत, अपराध पहले निवारक निरोध के तहत बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तारी करेगा। सोचिए कितना पावर है। अब गलती भी नहीं किए हैं, अब बिना वारंट की गिरफ्तारी भी करेगा। और इतना ही नहीं, बिना वारंट की गिरफ्तारी 3 माह तक रखेगा। सोचिए 3 माह, सोच कितना बड़ा कानून है। निवारक निरोध कितना खतरनाक कानून है देखिए। निवारक निरोध यानी आप अपराध भी नहीं किए हैं, लेकिन क्या बिना अपराध के, बिना वारंट की गिरफ्तार करके 3 महीने रखेगा। अब निवारक निरोध के तहत आप गिरफ्तार कर रहे हैं। अब आगे समझाते हैं कैसे रह गया। अब बिना वारंट की गिरफ्तारी कितना 3 महीना रखेगा, या 3 महीना से भी ऊपर आपको रख सकता है। सोचिए 6 महीना भी रख लेगा आपको। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं आपको ये समझाने के लिए कि कैसे आपके दिमाग के भेजा में घुसेगा ये जो मैटर है। क्या मैं बोला, ये शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, शक के आधार पे। जैसे जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर में 370 धारा जब हटाना 2019 में, जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाया गया 2019 में। तो क्या किया गया कि जो लोग वहां के मेन जो नेता थे ना, जो ज्यादा बोलने वाला नेता मेन जो वहां के थे, जो निचोड़ जानते हैं जम्मू कश्मीर का, वो 370 धारा हटाने से पहले वो लोग गिरफ्तार कर लिया शक के आधार पे। क्या निवारक निरोध, अब बिना वारंट के मेन नेता को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके आप रख दिया एक जगह, और तब 370 धारा हटाया। क्यों भाई? इसलिए हटाया कि अगर जो नेताओं को गिरफ्तार नहीं करता, तो जब 370 धारा जम्मू कश्मीर हटा है ना, तो वो सब नेता आगे आकर के पूरा भाषण देने लगता, सब पब्लिसिटी कर लेता, एक संगठन बना लेता। क्योंकि भाई जो माने जाने नेता सबका उसका बात मानेगा ना, वो बवाल मचा देता सब। तो बवाल न हो, जिस आदमी से बवाल पैदा होगा वो आदमी ऐसा कर सकता है, उस में बड़ा बड़ा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके 370 धारा हटा दिया। नहीं गिरफ्तार किया जाता तो सब इतना बोलता है ना सब कि मत कहिए, बहुत ज्यादा बोलता है सब। अब बोल के आपको माने पब्लिक को भड़का देता, माने बहुत सारा अफवाह मच जाती। इसलिए शक के आधार पर जो नेता इस टाइप का है उसको बिना वारंट के गिरफ्तार करके कर लिया, अब 3 महीने तक रखो उसको। ऐसे बात 370 धारा हटा दिया, अब बोलने वाला कोई नेता नहीं रह गया। तो क्या 370 धारा हट गए और आसानी से हम लोग इसको, जो सरकार था, इस पर काबू बना सका। और नहीं गिरफ्तार करता ना तो नहीं होता। तो इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया है। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया कि ऐसा जो देश हित में कोई भी काम करने के लायक है और उसके खिलाफ में कोई व्यक्ति आपको लगता है कि है, उसको बिना वारंट की गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने तक ना, या उससे ऊपर तक रखा जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर में नेताओं को रखा गया था 370 धारा हटाने से पहले। और इतना ही नहीं, उसे हटाकर नजरबंद भी किया जा सकता है। यानी जो नेताओं को आपने गिरफ्तार किया उसको जेल में नहीं, नजरबंद मान एकांत जगह पर रखा जाएगा। और वैसा जगह कि खाने पीने रहने, घूमने नहीं, खाने पीने रहने, लैट्रिन बाथरूम हर व्यवस्था है। लेकिन आपको फोन नहीं दिया जाएगा कि भाई बात करने के लिए, वहां का कनेक्शन कटी होगी, खाओ पियो रहो मजा से, लेकिन ये सुविधा आपको नहीं दिया जाएगी। इसलिए नहीं दिया जाएगा, ये सुविधा देने पे फिर बवाल मच जाएगा। तो समझ गए, इसको क्या बोलते हैं? रॉलेट जैसा कानून। क्या रॉलेट? रॉलेट जैसा कानून बोलेंगे इसको, रॉल एक्ट जैसा। रॉलेट जैसा अभी भी कानून है ना हमारे संविधान में। यानी कि शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेगा, कौन सा जो देश हित में जो काम लायक हो। इसे समझा दिया आपको, जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से किया गया है। तो क्या अब गिरफ्तार भी नहीं, अपराध भी नहीं किए हैं, अपराध से पहले आपको बिना वारंट गिरफ्तार हो जाएगा,
3 महीना या उससे ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है। आपको नज़र बंद किया जा सकता है, आपको सब चीज़ फैसिलिटी दिया जाएगा, खाने पीने रहने का, लेकिन आपको पूरा जो नेट जो वायरस फोन का जो सब कनेक्शन कटी रहेगी, आप आराम से रहो, ताकि हम लोग जो भी देश अपना भारत जो है संविधान के तहत कोई भी अपना देश के हित में अच्छा काम कर सके। तो क्लियर हो गया गिरफ्तारी के संरक्षण में क्या होता है। यानी कि ध्यान सुनिए, कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार के जो बाद का जो कानून है क्या, वो आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाएगा, और वारंट यदि दिखा देता है तो 24 घंटा में कोर्ट में पेश करना होगा, और 24 घंटा में यदि कोर्ट में पेश कर देता है तो अपना मन पसंद रखने का जो वकील है आप रख सकते हैं। ये पूरी स्वतंत्रता जो है आपको संविधान मौलिक अधिकार के तहत देता है कि आप ऐसा रख सकते हैं। कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग दोस्त यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ तक आपको 22 तक क्लियर हो गया। कल का जो क्लास होगा वो 23 से होगा, और कल हम लोग खत्म कर देंगे। क्लियर है आप लोग सभी को। यदि इसमें किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। आपको यदि चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।